हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। जैसा कि आप सभी को पता है, जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम शानदार सीरीज लेकर आए। 1000 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन और 2000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो हम बात कर रहे हैं पोषण और स्वास्थ्य के बारे में। पोषण और स्वास्थ्य के हम ऑलरेडी इधर से पोषण और स्वास्थ्य के हम आपको 3 पार्ट हमने कर दिया। पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में 200 क्वेश्चन और तीसरा पार्ट भी हमने आपको पढ़ा दिया 300 क्वेश्चन। और आज जो हम लेकर आए पार्ट नंबर 4, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं 400 क्वेश्चन। 300 से लेकर 400 क्वेश्चन हम कवर करवाने वाले हैं। तो ये सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, इसमें कम समय में आपका बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक की, तो आप सभी लोग इसको ज़रूर लगाइए। आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 300 से 400 क्वेश्चन। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम या फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे। आज का 300 क्वेश्चन। निम्न में से किसे जंतु स्टार्च कहा जाता है? इनमें से किसे जंतु स्टार्च कहा जाता है? जल्दी से बताइए। सुक्रोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन या पैक्टिन? इनमें से किसे जंतु स्टार्च कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च कहा जाता है। ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च कहा जाता है। नवजात शिशु में डीपीटी लगाने का अनुशासित स्थान क्या है? नवजात शिशु में डीपीटी लगाने का अनुशासित स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये ग्लूटियल पेशी, डेल्टाइल पेशी, अग्रभाग या जांग का पार्श्व भाग। तो नवजात शिशु में जो डीपीटी लगाने का अनुशासित स्थान है वो है ग्लूटियल पेशी, ग्लूटियल पेशी। तो साथियों, बहुत कम समय बचा है। आज 15 तारीख हो गई है और आपका 28 फरवरी से पेपर है। इसलिए आप जी जान मेहनत लगा दीजिए, दुनियादारी को छोड़ दीजिए और अभी भी वक्त है रिवीजन का। आप रिवीजन कर लीजिए। जो आपके पास नोट्स हैं, जो बुक है, उनको बार बार पढ़ लीजिए। क्लियर है? और मैं आपको सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, जिससे कि आपने जो तैयारी की वो आप चेक कर सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी और कितनी नहीं है। मैं 40 से 50 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन लगवाऊंगा। आप खुद से भी नहीं लगा पाते हो, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। इसलिए आप देख लीजिए, आपका एग्ज़ाम होगा जब, मैंने जितना भी आपको पढ़ाया वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बुद्धि मंदन और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर रक्ष, ये पोषण संबंधित किसकी विशेषता है? तो ये बताइए, ये मेरामस की विशेषता है। बुद्धिमंदन और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा, गंभीर रक्ष, ये सब किससे? मेरामस से संबंधित क्या है? विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी प्रोटीन हार्मोन सिवाय सभी प्रोटीन हार्मोन रिलैक्स, प्रोलैक्टिन, एट्रियल, नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड या प्रोजेस्टेरोन। तो सभी जो प्रोटीन हार्मोन है सिवाय प्रोजेस्टेरोन को छोड़ के। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मात्र सीरम और मूत्र में HCG हार्मोन का जल्दी पता चल सकता है। मात्र सीरम और मूत्र में HCG हार्मोन का जल्दी पता चल सकता है। तो कितने दिन में पता चल सकता है, ये आपको बताना है। 60 से 70 दिन, 8 से 9 दिन, 20 से 30 या 10 से 20? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका पता चलता है 8 से 9 दिन बाद निषेचन, 8 से 9 दिन बाद निषेचन के द्वारा। मैं आपको सुपरफास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे तो 1 घंटे में मात्र 10 से 12 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। गर्भावस्था में माथे और गाल पर पिगमेंटेशन होने को जाना जाता है।
गर्भावस्था में माथे और गाल पर पिगमेंटेशन होने को जाना जाता है? तो क्लोज्मा, क्लोज्मा को। किसको जाना जाता है? क्लोज्मा को। मासिक धर्म चक्र के ओव्यूलेशन चरण के दौरान ओव्यूलेशन किसके स्राव के कारण होता है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये होता है ल्यूटिनिजिंग हार्मोन के द्वारा, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान, देखो गर्भावस्था का जो टॉपिक है 8 से 9 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। गर्भावस्था के दौरान क्लोमिफेन साइट्रेट थेरेपी प्राप्त करने वाली महिला रोगी जिसके जोखिम में वृद्धि हो सकती है, तो किस में वृद्धि हो सकती है आपको बताना? एकाधिक गर्भावस्था में। एक से अधिक जो गर्भावस्था होती है उसको एकाधिक गर्भावस्था बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभाव्य गर्भपात अवस्था कितनी अवधि की होती है? संभाव्य गर्भपात अवस्था कितनी अवधि की होती है, ये आपको बताना है। 10 से 12 सप्ताह, 24 से 28 सप्ताह, 12 से 24 सप्ताह या 30 से 32 सप्ताह? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो 24 से 28 सप्ताह, 24 से 28 सप्ताह। चलो आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके चल रहे हैं साथियों। बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में कौन सी विटामिन उपस्थित रहती है? बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में कौन सी विटामिन उपस्थित रहती है? तो बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में कौन सी विटामिन उपस्थित रहती है? तो ये विटामिन ए उपस्थित रहती है। जो भी साथियों ने अभी तक हमारे जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं वो नहीं देखे तो वो देख लीजिए। सुपर फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। बहुत ही कम समय में देखो 300 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। किसके पढ़ा चुके हैं? स्वास्थ्य एवं पोषण के। आज हम 400 क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले मैनेजमेंट के भी 100 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। उससे पहले हम शिशु की देखभाल के भी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अधिनियम एक्ट से संबंधित भी क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। क्लियर है साथियों? क्योंकि यहाँ सुपरफास्ट रिवीजन में आप अपने को चेक कर सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी और कितनी नहीं है। प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्था होती है? प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्था होती है? 2, 3, 4 या 5? तो प्रसव पीड़ा की 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है? 3। जन्म के बाद शिशु के शरीर से कितने दिनों तक तरल पदार्थों का निष्कासन होता है? जन्म के बाद शिशु के शरीर से कितने दिनों तक तरल पदार्थों का निष्कासन होता है? तो ये प्रथम 3 से 4 दिन में, प्रथम 3 से 4 दिन तक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कई प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों में सुझाव दिया गया है कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके एक नवजात शिशु को रखा जाए, माँ की छाती पर, लेब में, माँ से दूर, अन्य स्थान पर। तो बताएं भाई कहाँ पर रखा जाए? माँ की छाती पर। तो ये आपने देखा भी होगा, डॉक्टर बोलता है कि भाई जन्म के बाद तुरंत बच्चे को माँ की छाती पर रखा जाना चाहिए। किस प्रकार के प्रसव में समय व जटिलताएं कम होती हैं? किस प्रकार के प्रसव में समय व जटिलताएं कम होती है, जो आपको बताना है। तो प्राकृतिक वर्त जो है उसमें कम होती है। प्राकृतिक वर्त, चीड़-फाड़, आटा वर्त, उल्टा वर्त, इनमें सब में जटिलताएं होती है, लेकिन प्राकृतिक वर्त में क्या होती है? कम। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम आरंभ होना क्या कहलाता है? तो लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना, तो ये 11 से 12 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। इसको रजोनिवृत्ति क्या बोलते हैं? इसको रजोनिवृत्ति तो क्या बोलते हैं? मासिक धर्म कम हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो ये मासिक धर्म जो बंद होता है महिलाओं में वो 40 से 50 साल की उम्र में होता है, जिसको रजोनिवृत्ति बोलते हैं। तो इसको जो बोलते हैं वो रजो दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। क्लियर है? और इसको और क्या बोला जाता है? मेनार्की। रजो वृद्धि अंश नहीं, इसका होता है रजो दर्शन, और मेनार्की इसको बोला जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भ्रूणीय विकास के भ्रूण विकास के किस अंतराल में हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है? भ्रूणीय विकास में किस अंतराल में हाथ, पैर, श्वसन तंत्र इनका निर्माण हो जाता है? तो 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य, 11 से 15 सप्ताह के मध्य, ये 14 से 17 या 5 से 6, तो 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य। किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं? किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छे तरीके से कार्य करने लगते हैं? तो 7वें माह। 7वें माह का जब बच्चा हो जाता है तो उसमें सभी अंग अच्छे तरीके से क्या करने लग जाते हैं? कार्य करने लगते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके चल रहे हैं। चीर फाड़ से प्रसव, सिजेरियन सेक्शन से संबंधित कथन सही है? तो आपको बताना है भाई कौन सा कथन सही है, ये बताना। शिशु का आकार बड़ा होना, शिशु का सामान्य प्रसव के दौरान जिंदगी को खतरा होना, माँ का योनि मार्ग सकरा होना, शिशु का उल्टा या आड़ा होना। तो चीर फाड़ मतलब जो ऑपरेशन होता है महिला का, वो किन कंडीशनों में होता है? तो शिशु का आकार बड़ा होना, शिशु का सामान्य प्रसव के दौरान जिंदगी का खतरा होना तब भी करा, माँ का योनि मार्ग सकरा होना, शिशु का उल्टा होना। तो आपके सभी इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तभी ऑपरेशन किया जाता है, नॉर्मल में नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा टीका अनिवार्य टीकों की सूची में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा टीका अनिवार्य टीकों की सूची में नहीं आता जिन्हें बचपन के दौरान लगाया जाना चाहिए? जिन्हें बचपन के दौरान लगाया जाना चाहिए। पोलियो, डिप्थीरिया, MMR या रेबीज? रेबीज इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? रेबीज। चलो आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। हैजा और टाइफाइड का पहला टीका जनता के लिए कब उपलब्ध हुआ? हैजा और टाइफाइड के लिए पहला टीका जनता के लिए कब उपलब्ध हुआ? 1890 का दशक में। 1890 के दशक में। तो सभी दीदी बहनों से निवेदन करते हैं आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, रिवीजन जितना हो उतना कीजिए। आपके पास नोट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से पढ़िए, मोबाइल का बहुत कम यूज़ कीजिए। ठीक है, सुपरफास्ट रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है? मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है? 5 माह में, 1 माह में, 4 माह में या 9 माह में? मीजल्स का जो टीका बालक को लगता है वो 9 माह में लगता है। कौन से माह में लगता है? 9 माह में लगता है। विटामिन ए का टीकाकरण किसके लिए? माध्यमिक रोकथाम के लिए, तृतीय रोकथाम के लिए, आदिम रोकथाम के लिए या विशिष्ट सुरक्षा के लिए? तो विटामिन ए का जो टीका है विशिष्ट सुरक्षा के लिए। विटामिन ए का टीका विशिष्ट सुरक्षा के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका चल रहा है। विवेक किस रोग को नियंत्रण करने में सक्षम वैक्सीन है? विवेक किस रोग को नियंत्रित करने में सक्षम वैक्सीन है? तो विवेक किस रोग को नियंत्रित करने में सक्षम वैक्सीन है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेपेटाइटिस किसको नियंत्रित करता है? हेपेटाइटिस को नियंत्रित करता है। सर्वाधिक गर्मी संवेदनशील टीका कौन सा है? सर्वाधिक गर्मी संवेदनशील टीका खसरा, OPV, डिप्थीरिया या TT? तो जिससे सर्वाधिक जो गर्मी होती है वो OPV, सर्वाधिक गर्मी संवेदनशील टीका है OPV। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां होती है, तो ऐसी स्थिति है वो क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। तो सूखा रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? सूखा रोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों की सुरक्षा करता है। रोटा वायरस जो वैक्सीन है बच्चों की सुरक्षा करता है 10 से। किससे करता है?
दस्त से। पीसीबी का टीका बच्चों को किन किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? पीसीबी का टीका बच्चों को किन किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? तो निमोनिया और मेनिंजाइटिस, बेरीबेरी, स्कर्वी, एनोफिलीजिया। तो निमोनिया और मेनिंजाइटिस रोग से सुरक्षित करता है पीसीबी का टीका। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके चल रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में सामान्यतः किस दिन टीकाकरण किया जाता है? आंगनवाड़ी जो केंद्र है उसमें सामान्यतः किस दिन टीका किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रत्येक मंगलवार अथवा पोषण दिवस के दिन। प्रत्येक मंगलवार अथवा पोषण दिवस के दिन। अगला क्वेश्चन, पाचन के बाद प्रोटीन खालिस्तान में परिवर्तित हो जाता है। तो पाचन के बाद जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो ये रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। ड्यूडेनम किसका भाग है? ड्यूडेनम किसका भाग है? छोटी आंत का, बड़ी आंत का, पित्ताशय का या अंडाशय का? ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग है। ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग है। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो ये सभी जानते हैं, पेसमेकर। क्या करता है? पेसमेकर रोगियों की हृदय गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यौवना आरंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती, ऐसा क्यों होता है? यौवना आरंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती, ऐसा क्यों होता है? सिगरेट पीने के कारण, पेशीय विकास के कारण, फेफड़ों के विकास के कारण, स्वर यंत्र लेरिंग्स के विकास के कारण। तो ये देखो, यौवना आरंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? स्वर यंत्र लेरिंग्स के विकास के कारण। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो गला में। क्लियर है? ये इसकी आंसर शीट है, आप पूरा देख लीजिए। जब भी आंसर शीट से मिलाओ तो ये आपको दिख जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिलान करना है। तो इतना तो आपने पढ़ रखा होगा। कोलिप के हार्मोन कौन से होते हैं? एल्डोस्टेरोन के कौन से होते हैं? ये कल भी मैंने आपको कराया था, जल्दी से बताइए। तो कोलिन के जो हार्मोन होते हैं, जैसे ए का सी हो गया, किधर गया किधर गया, ए का क्या हो रहा है? सी। पी का सी, एक ही ऑप्शन में सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोलिप के हार्मोन पैराथायराइड्स, एल्डोस्टेरोन के हार्मोन अधिवृक्क ग्लैंड, प्रोलैक्टिन के हार्मोन प्यूस ग्लैंड, मेलाटोनिन के हार्मोन पीनियल ग्लैंड। ये इसका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए साथियों, एस्ट्रोजन का मूल्य कार्य क्या है? एस्ट्रोजन का मूल्य कार्य क्या है? ये सभी जानते हैं एस्ट्रोजन को। तो इसका जो मूल कार्य है, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। क्लियर है? आगे का क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर भी आप बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है? शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों के शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है। तो शल्य चिकित्सा पद्धति कौन सी है, ये आपको बताना है। डिम्बाहिनी नली को अवरुद्ध किया जाता है, कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर टी नहीं, शुक्र वाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। शल्य चिकित्सा पद्धति के द्वारा शुक्र वाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। साथियों, अगर आपने प्रजनन तंत्र नहीं पढ़ा तो वो जरूर पढ़ लीजिए। प्रजनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र और ग्रंथियाँ, ये आपकी 8 नंबर की आने वाली है। तो प्रजनन तंत्र के जो क्वेश्चन है वो 4 से 5 होंगे। क्लियर है? उसका वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। शुक्राणु
शुक्राणु और युग्मक के संयोजन की कौन सी प्रक्रिया युग्म नामक एक संरचना का निर्माण में परिणामित होती है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विखंडन, निषेचन, उत्सर्जन या लैंगिक प्रजनन। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की प्रक्रिया निषेचन प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? निषेचन प्रक्रिया, निषेचन, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को यौवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौवन कहा जाता है। यौवन में क्या होता है? वो जो होता है शरीर का विकास कम होने लगता है। और ये डबल भी रिपीट हो रहा है, तो आप ऐसा मत समझना कि वो क्वेश्चन हमने पढ़ ली, डबल बार भी रिवीजन हो जाएगा। कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता। कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणु को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है, जिसे विट्रो कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? विट्रो कहा जाता है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। खालिस्तान के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक, ये विटामिन ए का ही होता है। विटामिन किसका होता है? ए का ही है, ठीक है। राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है ये आपको बताना है। तो राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन है। राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन। मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाली अल्ट्रावाइट किरणें के कारण होता है? तो त्वचा का कैंसर। ये रिपीट हो गए साथियों, कल भी, अब कल के क्वेश्चनों में भी रिपीट हुए थे और आज के में भी रिपीट हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, अब चेंज हो जाएगा। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण बताना है। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण अधोमुखी युग्मक विखंडन। अधोमुखी युग्मक विखंडन, क्लियर है? तो इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, 344 क्वेश्चन पे आ गए साथियों। 400 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं आज, और रेगुलर आप इस वीडियो को देख लीजिए। अब आपको वीडियो और ज़्यादा मिलेगी अपलोड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम बहुत महत्वपूर्ण सीरीज रेलवे के लिए लेकर आए। तो 28 तारीख तक हम महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम में दिन रात जी जान लगा देंगे साथियों। आपका एग्ज़ाम निकलेगा, हर हाल में निकलेगा। निकलेगा तभी जब आप पढ़ोगे, रिवीजन करोगे और अपनी बुकों से ज़्यादा आप रिवीजन करोगे। या मैं आपको सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, जो भी पढ़ा उसका आप रिवीजन भी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्लियर है? HIV का पूरा नाम क्या है? तो सभी HIV का पूरा नाम बता सकते हैं, क्लियर है? इससे पहले एक क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डेंगू बुखार है, जुकाम है, एड्स है, हैजा नहीं है, विषाणु जन। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV इनमें से किसके द्वारा संचारित होने की संभावना नहीं है? तो HIV किसके द्वारा संभावना नहीं है, जो आपको बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। HIV मच्छर के काटने से नहीं होता है, समझ गए ना? मच्छर के काटने से HIV नहीं होता है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? तो जीका वायरस का जो वहन है वो किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो मच्छर के द्वारा जीका वायरस का वहन होता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी ब्लास्ट। पश्चिमी ब्लास्ट खालिस्तान के लिए नैदानिक परीक्षण करता है। तो पश्चिमी ब्लास्ट किसका नैदानिक? HIV का नैदानिक परीक्षण करता है। अधिकांश जंतु बसा होते हैं। अधिकांश जंतु बसा होते हैं, तो कैसे बसा होते हैं ये आपको बताना है। तो संतृत बसा होते हैं। अधिकांश जो जंतु हैं वो बसा होते हैं, कैसे होते हैं? संतृत। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मांस में पाया जाता है, दूध में, दाल में, चावल में नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता है? चावल में नहीं पाया जाता। साथ ही ये आपके 350 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। अब एमिनो अम्ल होते हैं,
तो एमिनो अम्ल कैसे होते हैं साथियों, जल्दी से बताइए। केवल अम्लीय होते हैं, केवल क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो एमिनो अम्ल जो होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। किधर गया भाई? एमिनो अम्ल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? उभयधर्मी। निम्न में से किसे जंतु स्टार्च कहा जाता है? निम्न में से किसे जंतु स्टार्च कहा जाता है? ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नवजात शिशु में डीपीटी लगाने का अनुशासित स्थान है। नवजात शिशु में डीपीटी लगाने का अनुशासित स्थान कौन सा है? ग्लूटियल पेशी। कौन सी पेशी है? ग्लूटियल पेशी। नवजात शिशु में डीपीटी लगाने का अनुशासित स्थान ग्लूटियल पेशी। क्लियर है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका चल रहा है साथियों। वृद्धि मंदन और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर रक्ष या पोषण संबंधित किसकी विशेषता है? तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको बताना मेरामस से संबंधित है। किससे? मेरामस। तो इसमें सभी मरे मरे हो जाते हैं, इसलिए मेरामस होता है। सभी प्रोटीन हार्मोन, ये देखो दोबारा से रिपीट हो गया साथियों, अभी क्वेश्चन किया था दोबारा रिपीट हो गया तो अच्छी बात है। सभी प्रोटीन हार्मोन हो हैं सिवाय तो प्रोजेस्टेरोन को छोड़ के सभी प्रोटीन क्या है? हार्मोन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मात्र सीरम और मूत्र में HCG हार्मोन का जल्दी पता चल सकता है। अभी क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने, जल्दी से बताओ। 8 से 9 दिन बाद निषेचन के। 8 से 9 दिन बाद निषेचन के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, और आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन भी पढ़ा सकते हैं हम। 100 क्वेश्चन को तो लेके चल ही रहे, साथ में आज हम आपको 150 प्रश्न भी पढ़ा सकते हैं साथियों। अगर क्लास कम समय लग रहा है तो हम 150 प्रश्न भी पढ़ाएंगे, क्योंकि जल्दी से मुझे इसके 1500 क्वेश्चन कवर करवाने हैं। गर्भावस्था में माथे और गाल पर पिगमेंट्स होने को क्या कहा जाता है? देखो साथियों, आप कमेंट नहीं करते हो, आप इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके, मैं आपसे इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही। अगर क्लास और भी आपको लाना चाहते हो या मैं इसका टाइम बढ़ा दूँ, आपको एक साथ में 200 क्वेश्चन करवा दूँ, तो मैं 357 नंबर के क्वेश्चन पर रोक के आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। 100 क्वेश्चन चलने दें या फिर और 200 क्वेश्चन करके बताएं, क्योंकि समय कम बचा है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, मुझे सुझाव नहीं दोगे, तब तक मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है? और आप बोलोगे कि सर हम उस जो भी आप टॉपिक बोलोगे उस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ऑब्जेक्टिव बना दूंगा। आप कंसेप्ट की बोला तो और भी कंसेप्ट लेके मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप कुछ तो बोलो, कुछ तो कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था में माथे और गाल पर पिगमेंट्स होने को जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है भाई? गाल पे और माथे पे जो पिगमेंट्स होता है तो उसको किसके लिए जाना जाता है? तो क्लोज़मा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? क्लोज़मा। मासिक धर्म चक्र के ओव्यूलेशन चरण के दौरान ओव्यूलेशन किसके स्त्राव के कारण होता है? मासिक धर्म चक्र के ओव्यूलेशन चरण के दौरान ओव्यूलेशन किस स्त्राव के कारण होता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा होता है? ल्यूटियोनिजिंग हार्मोन, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन के द्वारा। गर्भावस्था के दौरान क्लोमिफेन साइट्रेट थेरेपी प्राप्त करने वाली महिला रोगी जिसके जोखिम में वृद्धि हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान क्लोमिफेन साइट्रेट थेरेपी प्राप्त करने वाली महिला रोगी जिसके जोखिम में वृद्धि हो सकती है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? एकाधिक गर्भावस्था। एकाधिक गर्भावस्था। आगे बढ़ते हैं। संभाव्य गर्भपात अवस्था कितनी अवधि की होती है? संभाव्य गर्भपात अवस्था कितनी अवधि की होती है? 10 से 12 सप्ताह, 24 से 28 सप्ताह, 12 से 24 सप्ताह, 30 से 32। तो संभाव्य गर्भपात अवस्था 24 से 28 सप्ताह की होती है। देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है। बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में कौन सी विटामिन उपस्थित होती है?
तो विटामिन ए उपस्थित होता है। प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्था होती है, अभी क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने, तो कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था। किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरीके से कार्य करने लगते हैं, ये भी क्वेश्चन अभी बताया था मैंने। तो 7 माह में शिशु के सभी अंग अच्छी तरीके से क्या करने लग जाते हैं, कार्य करने लग जाते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। निम्नलिखित में से ध्येय निर्माता किसे कहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा। तो बताइए निम्नलिखित में से ध्येय निर्माता किसे कहते हैं, तो प्रोटीन को कहते हैं साथियों। किसको कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है। तो क्यों दी जाती है, ये फ्लोरोफिल के प्रचुर स्रोत हैं, या ये लेसिथिन के प्रचुर, ये फोलिक अम्ल में प्रचुर स्रोत है। बिल्कुल सही बात है, सी वाला इसका आंसर होगा। ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत है जो डीएनए संरक्षण के लिए क्या है, आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से देख लीजिए। और आज हमारा मन है कि आपको अच्छा सा ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाएं। तो निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, तो आंवला है। कौन है, आंवला। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी उत्पन्न करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी उत्पन्न करता है। तो किसकी कमी उत्पन्न करता है, जो आपको बताना है, डर्मेटोसिस, पेलाग्रा, रिकेट्स या स्कर्वी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी उत्पन्न करता है पेलाग्रा। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। अगर भाई पानी पीने से कैलोरी मिलती है तो जनता कैलोरी ले लेकर मजे करती, तो 0। कितने मिलती है, 0। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं किया जाता है। तो आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन सा किया जाता है और कौन सा नहीं किया जाता। तो आपसे पूछा कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं किया जाता, तो ACTH किया जाता है, एड्रीनोकार्टिकोटोफिन हार्मोन, LHB किया जाता है, LHB किया जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और MSH भी किया जाता है, मेलेनो फॉर स्टिम्युलेटिंग। कौन सा नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनरेलो कार्टिकाइडस हार्मोन, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं किया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ना आप भाई फास्ट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं फास्ट ही पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इसको स्पीड में बढ़ा लें, तो मैं आपको सुपर फास्ट ही रिवीजन करवा रहा हूँ। इसको जो चल रहा है ना उसी में देखना है आपको। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क रक्त दाब का जो नियंत्रण करता है वो एड्रिनल ग्रंथि करती है। बिल्कुल। सकारात्मक गर्भावस्था जांच के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है, सकारात्मक गर्भावस्था जांच के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है, पॉजिटिव HCG, HCG। नवजात शिशु में DPT लगाने का अनुशंसित स्थान है, नवजात शिशु में DPT लगाने का अनुशंसित स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। डेल्टॉइड पेशी, डेल्टॉइड पेशी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो अल्ट्रासाउंड का किसका प्रयोग किया जाता है साथियों,
अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। कौन सा हार्मोन करो मरो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन करो मरो हार्मोन कहलाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन करो मरो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनलिन हार्मोन। थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त। जिससे क्या प्रभावित होता है? रक्त प्रभावित होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरण होता है, ये आपको बताना है साथियों। तो ये गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। किसके द्वारा? गुणसूत्र द्वारा। किसी शिशु में वंशागत जीनों की कुल संख्या होती है, किस में होती है? तो पिता में ही होती ज़्यादातर। तो देख लीजिए, तो माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान कभी नहीं होती। माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान कभी भी नहीं होती। ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उड़ान सिंड्रोम होता है। उड़ान सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, पुरुष में एक अतिरिक्त गुणसूत्र, स्त्रियों में एक अतिरिक्त। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। अगला क्वेश्चन। भ्रूण जनन के दौरान निम्न संरचनाओं के लिए सही क्रम चुनिए भ्रूण जनन के हिसाब से। तो ये आपको बताना है। विकसित भ्रूण किस में होता है? सबसे पहले 2 कोशिका अवस्था होती है, फिर ब्लास्टूला होता है, फिर हृदयकार अवस्था होती है, फिर विकसित भ्रूण होता है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 380 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रसव पूर्व परक नली शिशु का विकास कहाँ होता है? प्रसव पूर्व जो परक नली होती है उसमें शिशु का विकास कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा है। परक नली में, अंडवाहिनी में, माँ के गर्भाशय में या कृत्रिम यंत्रों में? तो प्रसव पूर्व परक नली शिशु का विकास होता है माँ के गर्भाशय में। कहाँ पर होता है साथियों? माँ के गर्भाशय में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन, ए और बी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 382 हो गया। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि माँ के दूध में क्या पाया जाता है? ये स्वादिष्ट होता है, इसमें एंटीबॉडी होते हैं, इसमें लोहा पाया जाता है, इसमें कैल्शियम। तो साथियों माँ के दूध में इसमें एंटीबॉडी होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो संक्रामक रोग कौन से कहलाते हैं? संपर्क में नहीं लगने वाले रोग, संपर्क या स्पर्श में लगने वाले रोग, बैक्टीरिया। तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। संपर्क या स्पर्श में लगने वाले रोग, संपर्क या स्पर्श में लगने वाले रोग। पोलियो रोग का जनक है। पोलियो रोग का जनक है, ये आपको बताना है। तो पोलियो रोग का जो जनक है वो विषाणु है। कौन सा है? विषाणु। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत है? जो वंशानुगत होता है हीमोफीलिया। कौन सा है? हीमोफीलिया जो रोग है वो वंशानुगत है। किस रोग को हॉन्सेन रोग के नाम से जाना जाता है? किस रोग को हॉन्सेन के नाम से जाना जाता है? कुष्ठ, मलेरिया, हैजा या चेचक? तो किस रोग को हॉन्सेन रोग के नाम से जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को हॉन्सेन रोग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है।
तो किससे संबंधित है? फेफड़े से, यकृत से, वृक्क से या हृदय से? तो ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़े से संबंधित है। किससे संबंधित है? फेफड़े से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मॉन्टॉक्स परीक्षण किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? मॉन्टॉक्स परीक्षण किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो तपेदिक के लिए किया जाता है, मॉन्टॉक्स। क्लियर है साथियों? 390 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। H5N1 विषाणु किस रोग का जनक है? H5N1 विषाणु किस रोग का जनक है? तो वर्ल्ड फ्लू का। किसका है? वर्ल्ड फ्लू। पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? मच्छर के काटने से, किलनी के काटने से, संदूषित खाद्य और पानी से, लार और नाक के स्त्राव से। तो पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लार और नाक के स्त्राव से। लार और नाक के स्त्राव से, बिल्कुल साथी, लार और नाक के स्त्राव से। अगला क्वेश्चन, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है, यह आपको बताना है। तो गुर्दे को, फेफड़े को, गले को या यकृत को? तो निमोनिया जो है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। गर्भावस्था में दी जाने वाली टीटी की दूसरा टीका कब लगाया जाता है? गर्भावस्था में दी जाने वाली टीटी का दूसरा टीका कब लगाया जाता है? टीबी का दूसरा टीका कब लगाया? प्रसव के पहले टीटी का, पहली खुराक के 1 महीने बाद, प्रसव के दौरान या गर्भपात में? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। पहली खुराक के 1 महीने बाद। सभी जीवी टीके हैं सिवाय, सभी जीवित टीके हैं किसके सिवा? तो बीसीजी का भी जीवित टीका है, मेल्स का भी है और ओपीवी का भी है, इसका नहीं है भाई, टेटनस टॉक्साइड। बीसीजी वैक्सीन किस में प्रतिबंधित है? बीसीजी वैक्सीन किस में प्रतिबंधित है? एचआईवी संक्रमित बच्चे में, इन्फेक्टिव डर्मेटाइटिस में, जेन रेलाइट्स इंडीमिया, उपरोक्त सभी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर है इसका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। बीबीएम का घेरा रंग है, इसका अर्थ क्या है? बीबीएम का घेरा रंग है, इसका अर्थ आपको बताना। वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जा सकता। वैक्सीन फ्रीज के बाद उपयोग कर। वैक्सीन ने अच्छी कोल्ड चेन बनाई रखी है, तो इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर जो होगा, वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका चल रहा है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 396 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और आज हम इसमें क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। और नॉर्मल गर्भाशय की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में ये कितना गुना बढ़ जाता है, ये आपको बताना है। तो ये 5 टाइम बढ़ जाता है। कितने टाइम्स बढ़ जाता है? 5 टाइम बढ़ जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। अगला देख लीजिए, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले दैनिक पूरक पोषण आहार में 6 माह से 5 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही को प्रोटीन की कितनी मात्रा प्राप्त होती है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 से 10 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी? 8 से 10 ग्राम। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा निम्न में से किसका पंजीकरण किया जाता है? तो आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा किसका पंजीकरण किया जाता है? विवाह का, तलाक का, मृत्यु का या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आप जवाब बताना। विवाह का पंजीकरण किया जाता है। और ये 400 नंबर का क्वेश्चन है साथ ही, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुपोषण मुक्ति हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों से दी जाने वाली सामग्री है। कुपोषण मुक्ति हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों से दी जाने वाली सामग्री कौन सी है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेडी टू ईट, रेडी टू ईट। साथियों, ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप वीडियो देख ही रहे हो, क्लियर है? तो आज हम इसमें 100 क्वेश्चन से आगे बढ़ाते हैं। आज हम 150 प्रश्न करते हैं आज, क्योंकि कम समय बचा है और हमें तैयारी बहुत अच्छी करना है। अगर बात करें समय का, तो हमने 44 मिनट में 100 क्वेश्चन पढ़ दिए।
और आपको भी रिवीजन करना है। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका मन में आ जाए कि सर पढ़ के ही तो सुना रहा है। मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन में भी 1 घंटा लगा सकता हूँ, लेकिन आपका सुपर फास्ट रिवीजन, आपने पोषण कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा उसका रिवीजन आप नहीं कर पाओगे अगर मैं 10 क्वेश्चन कर पाऊँगा तो। क्लियर है? एक बार अपने 1500 क्वेश्चन हो जाए, इसके बाद में हम आपका बहुत अच्छा रिवीजन करवाएंगे। मैं आपको 10-10 मिनट में 100 क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ फास्ट रिवीजन में। अभी आपका सुपर फास्ट रिवीजन 401 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 7वें माह में कई बच्चे हमारे राज्य में कुपोषित। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 300 से 450 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 300 से 450 क्वेश्चन, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि 1 घंटे में 150 प्रश्न बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं साथी। 7वें माह में कई बच्चे हमारे राज्य में कुपोषित होने लगते हैं, इसका क्या कारण है? 7वें माह में कई बच्चे कुपोषित होने लगते हैं, तो इसका क्या कारण है? माँ का काम पर वापस जाना, टीकाकरण उचित समय पर न लगना, पूरक आहार प्रारंभ न करना, उपरोक्त सभी इसके कारण है। 7वें माह में कई बच्चे हमारे राज्य में कुपोषित होने लगते हैं, तो इसका कारण यही है। समेकित बाल विकास सेवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का आरंभ हुआ था। तो कब हुआ था साथियों, ये आपको बताना है। तो 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपकी चल रही है। जन्म के बाद नवजात शिशु के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म। साथियों एक बात और बता दें, मैं आपको यहाँ पर 5 घंटे की मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूँ। कितने घंटे की? 5 घंटे की मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार देख लीजिए। इस 5 घंटे में मैं आदित्य रंजन, जो विनर्स एकेडमी के सर हैं, आदित्य रंजन सर की जो बुक है जिसमें आपके 1000 पोषण और स्वास्थ्य के क्वेश्चन हैं, वो मैं पूरे के पूरे साथियों 5 घंटे में कवर होंगे, या फिर 3 घंटे या 4 घंटे में कवर होंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। ध्यान रखना, ध्यान से सुन रहा है आप इस वीडियो को, अगर देख रहे हो तो सुन लेना, उस इंतज़ार करना। मैं आदित्य रंजन सर का लोगो डालूंगा। आदित्य रंजन सर की जो बुक है, जो निःशुल्क उन्होंने करवाई, उनका पूरी बुक का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ साथियों। ये वीडियो मैं अभी बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। सिर्फ 3 से 3 घंटे में, 5 घंटे नहीं 3 घंटे में मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ पोषण और स्वास्थ्य के। क्लियर है? अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप सुन लीजिए, हम 3 से 4 घंटे का एक ही वीडियो में आपको पूरी आदित्य रंजन सर विनर्स एकेडमी की पूरी बुक का रिवीजन करवाने वाले। क्लियर है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं ना, तो आपको सभी एकेडमी के नोट्स, सभी एकेडमी के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप वो टेंशन मत लीजिए, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़ो और कम समय में वीडियो सुनो। 303 नंबर के 403 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। तो जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर में ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को पर रखना आवश्यक होता है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर रखना आवश्यक होता है? तो कम से कम 250 सेल्सियस पर। कितना? 250 नहीं होगा साथी, 250 तो बहुत होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस पर। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक एनीमिया निम्न का परिणाम है। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक जो एनीमिया है किसका परिणाम है, ये आपको बताना है। तो ये माँ के रक्त की मात्रा में वृद्धि। शारीरिक एनीमिया निम्न का परिणाम है माँ के रक्त की मात्रा में वृद्धि। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर इसके अंत तक गायब हो जाती है। मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर इसके अंत तक गायब हो जाती है। तो मॉर्निंग सिकनेस जो होती है किसके अंत तक गायब हो जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है? तो ये 3 महीने में क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी मात्रा लेना आवश्यक है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गर्भावस्था के दौरान
कैल्शियम की कितनी मात्रा लेना चाहिए, तो प्रति 1 ग्राम तो लेना ही चाहिए। वे विधि जिसमें स्तनपान की कमी को पूर्ण करने के लिए तुरंत बाद शिशु को अतिरिक्त दूध दिया जाता है, वो खिलाती है। कौन सी विधि खिलाती है? संपूरक, पूरक, पोषण या इनमें से कोई नहीं। वे विधि जिसमें स्तनपान की कमी को पूर्ण करने के लिए तुरंत बाद ही शिशु को अतिरिक्त दूध दिया जाता है, तो वे पूरक पोषण कहलाता है। कौन सा पोषण कहलाता है? पूरक पोषण कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, गर्भावस्था के आरंभ के 20 सप्ताहों के दौरान गर्भवती स्त्री का वजन औसतन कितना बढ़ जाता है? गर्भावस्था के आरंभ के 20 सप्ताहों के दौरान गर्भवती स्त्री का वजन औसतन कितना बढ़ जाता है, ये आपको बताना है। तो ये कितना बढ़ जाता है? 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2.5 किलोग्राम। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आदतन गर्भपात का क्या कारण होता है? आदतन गर्भपात का क्या कारण होता है, ये आपको बताना है। तो मधुमेह। कौन सा रोग? मधुमेह का कारण होता है। अगला क्वेश्चन, 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? तो प्रतिदिन पढ़ाना होगा साथियों 4 घंटे। कितने घंटे? 4 घंटे। क्लियर है? किस धारा में ये बताया गया है कि शिक्षक पढ़ा सकता है? शिक्षक क्या लिखा है? ये मिसप्रिंट हो गई साथियों, इसका क्लियर करना। आप कमेंट करके इसका आंसर बता देना, ठीक है ना। थोड़ी सी मिसप्रिंट है इसमें, तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया, ये आपको बताना है। तो 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में लागू किया गया साथी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दहेज देने के लिए विज्ञापन देने पर दंड का प्रावधान किया गया? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप बताइए। तो धारा 4A में दंड का क्या दिया है? प्रावधान किया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम। साथियों, अगर आपने अधिनियम का वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिए, महत्वपूर्ण वीडियो है। प्रत्यार्थी या रेस्पोंडेंट से क्या आशय? प्रत्यार्थी से क्या आशय, ये आपको बताना है। तो जो दुखी व्यक्ति के साथ घरेलू रिश्तेदारी में हो, जिसके विरुद्ध दुखी व्यक्ति ने सहायता चाहिए। तो ए और बी दोनों सही है। क्लियर है? 416 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए साथियों। मनुष्य में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? मनुष्य में जो संतान का लिंग है वो पितृ गुणसूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो एक नवजात बालिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो 44 गुणसूत्र और XX, ये बालिका होती है। और XY मिल जाता है तो कौन सा होता है? बालक होता है। और हम बोलते हैं कि महिलाओं में कमी है। साथियों, जो बच्चा या लड़का होना या लड़की होना, ये जो निर्भर करता है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष पर निर्भर करता है। क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं महिलाओं में X ही निकलते हैं और पुरुष में कौन सा निकलता है? Y। तो जब XX निकलेगा तो लड़की पैदा होगी, और जब X और Y, तो महिला में सिर्फ X ही है, पुरुष में होते हैं X और Y। तो पुरुष में Y आ जाता है, तो ये XY मिलकर क्या बना देता है? लड़का बना देता है। इसलिए महिलाओं को परेशान करना बंद करो, महिलाओं को डांटना बंद करो कि तेरी वजह से ये हो रहा है, तेरी वजह से ये हो रहा। तो ये सब जो निर्भर करता है कि लड़का होना या लड़की होना, ये पुरुष के ऊपर निर्भर करता है, महिलाओं का इसमें कोई योगदान
योगदान तो है, लेकिन पुरुष के ऊपर ही निर्भर करता है कि लड़का है या लड़की। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो मलाशय आहार नाल का है, ग्रास नली भी है, ग्रसनी भी है, तो श्वास नली मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? माल्टोज, लैक्टोज, ट्रिप्सिन या सुक्रोज? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है ट्रिप्सिन। कौन सा होता है साथियों? ट्रिप्सिन। दांत का एनेमल किससे बना है? दांत का जो एनेमल है वो किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। 420 क्वेश्चन हो गए साथियों। अगर अभी तक आपने हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिए। आज हम पार्ट 4 लेकर आए और 4 में हम आपको 150 प्रश्न उपलब्ध करवा रहे हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन द्वारा प्रसरण की गति को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? तो क्रमानुकुचन कहा जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्रमानुकुचन कहा जाता है। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो कंठ या टेटुआ? टेटुआ, कंठ या टेटुआ, शुद्ध भाषा यूज किए साथियों, टेटुआ। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैग्नीज, आयोडीन, आयरन या जिंक? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन संश्लेषण आवश्यक है। क्लियर है? तो आप सभी का बड़ा प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और आप वाकई में अगर आपने रिवीजन कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पोषण जो विनर्स इंस्टीट्यूट की जो बुक है पोषण और स्वास्थ्य, जिसके 1000 MCQs है, वो मैं आपको बहुत ही जल्दी 3 घंटे में कवर करवाने वाला हूँ। कितने घंटे में साथियों? 3 घंटे में। तो आपको बहराने की, भागने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको विनर्स अकेडमी, इसके बाद में विनर्स अकेडमी हो गया, सत्यार्थी शर्मा की क्लास हो गई, दीप्ति सिंह अकेडमी हो गई है, खान ग्लोबल अकेडमी हो गई, उत्कर्ष अकेडमी हो गई, इन सब का कंटेंट महिला पर्यवेक्षक का मैं आपको यहाँ 10 से 12 दिन के अंदर पूरा उपलब्ध करवा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप वो टेंशन मत लो, नारायण अकेडमी पर सब कंटेंट आपको मिल जाएगा, सभी अकेडमी का। और हमारा कंटेंट हम ऑलरेडी आपको पढ़ा ही रहे हैं। जो हमारा कंटेंट है, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं और आपको हमारा कंटेंट भी आपको देने वाले हैं। तो सभी एकेडमियों का आपको बता रहे हैं। क्लियर है? तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए साथियों, आपको नारायण अकेडमी पर सब कुछ मिलेगा। और अगर आपको विश्वास है तो आप देख लीजिए 2 से 3 दिन के अंदर आपको क्या क्या हम उपलब्ध करवाने वाले। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो आपका बेड़ा पार है साथियों। 155 160 क्वेश्चन आप लगा दोगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कौन सी होती है? मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कौन सी होती है? मस्तिष्क में उपस्थित होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है मस्तिष्क में उपस्थित होती है। निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो महिला प्रजनन का एक हिस्सा नहीं है, जो आपको बताना है। तो गर्भाशय भी है, अंडाशय भी है, डीप भाई नलिका भी है, तो मूत्र मार्ग नहीं है। प्रजनन में मूत्र मार्ग का कोई रोल नहीं है। खाली स्थान, अगला क्वेश्चन है। पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। तो रजोनिवृत्ति जो होती है, जो महिला में 50 उम्र के बाद में जो मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसको रजोनिवृत्ति पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। क्लियर है?
रजो दर्शन जो होता है, पहली बार मासिक धर्म आता है 11 से 12 उम्र के बाद में लड़कियों में, वो रजो दर्शन कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों। माँ के गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो माँ के गर्भ में जो बच्चा है, गर्भनली, गर्भाशय, हार्मोन या बीजांडसन, तो माँ के गर्भ में बच्चा जो है बीजांडसन के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, बीजांडसन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो मादा युग्मक कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कोपर्टी रखी जाती है? उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कोपर्टी रखी जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो उसको गर्भ निरोधक कहते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं? गर्भ निरोधक कहते हैं। 1 घंटा में आपके 150 प्रश्न होने वाले हैं। बेरी रोग किस वजह से उत्पन्न होता है? बेरी रोग जो है किस वजह से उत्पन्न होता है? विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से। SDG2 किस पर आधारित है? SDG2 किस पर आधारित है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर। किस योजना को सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के रूप में पुनर्गठित किया गया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ICDS को, ICDS को। क्लियर है? रेडी टू ईट फूड कौन से घटक में शामिल है? तो यह भी हाल ही क्वेश्चन पढ़ा था हमने। रेडी टू ईट फूड कौन से घटक में शामिल है? तो 433 का आपको आंसर बताना है। तो रेडी टू ईट फूड्स, तो ये आपका है, गेहूं में भी है, रागी में भी है, मूंगफली में भी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न 450 की ओर बढ़ते हुए, पर्यवेक्षक द्वारा 1 माह में कम से कम कितने आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है? पर्यवेक्षक द्वारा, जब आप पर्यवेक्षक बन जाओगे तो आपको कितने आंगनबाड़ी पर जाना होगा? तो कम से कम 25 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है। कितने पर? 25 आंगनबाड़ी। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूर्व संचालित योजनाओं में संशोधन करते हुए एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति का आरंभ कब किया गया था? तो इसका जो आरंभ किया गया था साथियों 1 अप्रैल 2022 को किया गया था, अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति का। क्लियर है? आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। वैज्ञानिक रूप से विकसित भ्रूण की डिलीवरी को कहा जाता है? वैज्ञानिक रूप से विकसित भ्रूण की डिलीवरी को कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? प्रसव कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो जल्दी से बताइए। पैराथायराइड्स, पीयूष थायराइड्स या थाइमस? कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अपना गांव अपना काम योजना का क्या उद्देश्य है? अपना गांव अपना काम योजना का क्या उद्देश्य है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। स्वच्छ जल प्रदान करना तथा गांव में उसका प्रबंध करना, गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उपलब्ध कर गरीबी दूर करना। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। तो अपना गांव अपना काम योजना है, गांव में स्वच्छता और परिवार नियोजन के संबंध में जागरूकता, गांव में प्रत्येक चुक साक्षरता। तो गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उपलब्ध कर गरीबी दूर करना, गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उपलब्ध कर गरीबी दूर करना। अगला क्वेश्चन DW, एक आध क्वेश्चन अगर साथियों जल्दबाजी में गलत हो जाए तो आप कमेंट करके बता दीजिए। आपका छोटा भाई समझकर उस क्वेश्चन को इग्नोर कीजिए। इतने सारे क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं तो सुपर फास्ट रिवीजन में अगर 1-2 क्वेश्चन गलती से अगर मुझसे गलत हो जाए तो आप उसको
इग्नोर करके या फिर कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बता दीजिए, छोटा भाई समझ के उसको भूल जाइए। क्लियर है? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर गलती से एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप हमारे क्वेश्चनों को, हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। DWCR योजना किससे संबंधित है? हम तो एक दो क्वेश्चन गलत करेंगे, साथ ही बुकों में तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं जो हम अभी करेक्शन करवा के परेशान हैं। तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं के सदस्यों को ऊपर उठाना। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाना, संपादन करना, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी होती है? तो क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है आपका। तो ये ग्राम पंचायत की होती है, इसके बिना कुछ नहीं होता है ग्राम पंचायत के लिए। इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है? जो रोग होता है बेरी बेरी, उसका लक्षण कौन सा है? कमजोर दांत और मसूड़ों में खून आना, अस्वस्थ त्वचा और सूजा हुआ उदर, कमजोर पेशियों और निम्न ऊर्जा। तो इसका आंसर जो होगा साथियों वो सी वाला होगा, कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चों में एनीमिया से निपटने के लिए भारत ने राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम NNAPP शुरू किया गया था। इसे किस वर्ष शुरू किया गया था यह आपको बताना है। तो इसे 1980 में शुरू किया था। एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट करता है? एड्स का जो विषाणु है वो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? नष्ट करता है। प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 445 क्वेश्चन है साथियों। मनुष्य में रोग संचालित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? मनुष्यों में रोग संचालित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो रोगाणुवाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणुवाहक। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑस्टियोलॉजिस्ट, रोगाकारक विज्ञानी, मूत्र विज्ञानी, अबुद्ध विशेषज्ञ। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो अगर कोई कैंसर से पीड़ित है उसे अबुद्ध विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, अबुद्ध विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम वसा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कपोत वृक्ष पिजन चेस्ट किस न्यूनता रोग का लक्षण है? कपोत वृक्ष किसका लक्षण है जो आपको बताना है? तो रिकेट्स का है। किसका है? रिकेट्स का। दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन से? दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, ये संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना, यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसको तेजी से उपचार करना, बच्चे का पेट भरना, उपरोक्त सभी। और साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए, इनमें से कौन सा गर्भावस्था की समस्या नहीं है? कौन सा गर्भावस्था की उपकायिक या उल्टियाँ, कब्ज, एडिमा। तो आपको पता है गर्भावस्था की समस्या नहीं है तो दांत सड़ना। तो दांत सड़ जाए तो ये नहीं कि गर्भावस्था की समस्या, ये नहीं है। ठीक है, तो साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को। ठीक है, और एक हम शानदार वीडियो लेकर आने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम 1000 पोषण के क्वेश्चन करवाएंगे, तो वो अभी जस्ट आने वाला है। तो आप इससे पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर लगा दीजिए। क्लियर है साथियों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी जान लगा दीजिए मेहनत करने में, क्योंकि आपको बता दें कि समय कब किसका बदल जाता है ये किसी ने नहीं देखा। आपने कुंभ का मेला चल रहा है, मोनालिसा का नाम सुना ही होगा। कब कहाँ वो माला बेच रही थी और आज देख लो वो हीरोइन बन गई साथियों। तो आज ऐसे ही दिन आपके हैं और हमारे हैं। हमारा अगर एक जॉब हमारी लग जाती है, महिला पर्यवेक्षक में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप भी अपनी घर की हीरोइन बन जाओगे, आप भी सेलिब्रिटी बन जाओगे पूरे रिश्तेदारों में। आपसे अच्छा कोई नहीं होगा साथियों, आपसे अच्छा संसार में कोई नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक अधिकारी पद पे पहुंच जाओगे।
तो वो मोनालिसा जो थी उसकी किस्मत उसको ले गई, हमारी मेहनत हमको वहाँ पर लेके जाएगी। आप जी जान लगन से मेहनत कीजिए, अपने आप पर शक मत कीजिए, बस ईमानदारी से मेहनत कीजिए। हमें हमारे माँ बाप के सपने पूरे करना है तो हमें ईमानदारी से मेहनत करना है। अब आपके 15 दिन भी नहीं बचे हैं, इसलिए हम कम समय में आपको बहुत ही ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने 150 क्वेश्चन कवर किए, 150 क्वेश्चन। ठीक है, सभी को हमारा नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय भारत। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय।